हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी करंट अफेयर्स और पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, आरबीआई ने देखो रिसेंटली ना अभी आपके स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी उनकी होती है, आपको पता होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी का एक ये टूल होता है एंड इसके थ्रू उन्होंने 1.67 लाख करोड़ रुपीज़ एक्सेस जो हमारे बैंकिंग सिस्टम में थे वो आपके एब्जॉर्ब किए हैं। देखो आपको पता होना चाहिए कि आपके मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली बहुत सारी टूल्स होते हैं, किसी के थ्रू पैसा जो है वो आरबीआई या तो इकोनॉमी में डालता है किसी तरह से या फिर एब्जॉर्ब करता है ना। एब्जॉर्ब कब करता है? जब उसे लगता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रही है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है, उस वजह से चीज़ों के दाम ऊपर जा रहे हैं, तो दाम वापस से नीचे लाने के लिए, इन्फ्लेशन कम करने के लिए वो बेसिकली एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, चलो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो आरबीआई ने इसे 2022 में लॉन्च किया था। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल है ये एक। इसमें क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स अपना जो एक्सेस कैश है उनके पास वो डिपॉजिट कर सकते हैं आरबीआई के साथ, उस पर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं। इसमें एक तो कोलेटरल कोई नहीं चाहिए होता है, नहीं तो हमें पता है ना कि जब भी रेपो आपका होती है, रेपो के थ्रू अगर कोई भी आपके रिवर्स रेपो में रखते हैं बैंक्स पैसे, तो उन्हें क्या होता है, आपके टी बिल्स का रहता है, आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ती है, रेपो आपके एग्रीमेंट्स में रहता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कोलेटरल जैसा कुछ भी नहीं है। आपका एसडीएफ बिल्कुल कोलेटरल फ्री रहता है एंड इंटरेस्ट रेट आपका इसमें क्या रहता है, जो भी आपका रेपो रेट चल रहा होगा ना, ठीक है, उससे 0.25 यानी कि 25 बेसिस पॉइंट्स, 0.25 बोलते हैं उसे, ठीक है, उतना वो कम रहता है। ठीक है, बिकॉज इट ऑफर्स लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, इट एक्ट्स एज द एब्सोल्यूट फ्लोर फॉर इंटरेस्ट रेट इन द बैंकिंग मार्केट, के ये सबसे नीचे की बाउंड्री होती है। देन इसको फैसिलिटी को बेसिकली बैंक्स यूज़ करते हैं टू पार्क एक्स्ट्रा फंड्स, के एक रात के लिए भी वो ओवरनाइट के लिए भी पार्क कर देते हैं, क्योंकि देखो इतना जब अरबों खरबों, ये कोई मैं छोटे हज़ारों की बात नहीं कर रही हूँ या लाखों की, करोड़ ऑफ लैख ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज़, तो उनका तो एक रात का भी इंटरेस्ट सोचो कितना बनता होगा। देन ये जो आपका मनी एसडीएफ में होता है ना, ये इवन की बैंक्स के स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिक्वायरमेंट्स में भी कैलकुलेट होता है। हमें पता है ना एसएलआर रेशियो होता है, ये वो अमाउंट होता है जो बैंक्स को अपने रखना होता है लिक्विड एसेट्स में बेसिकली। ठीक है, तो फिर ये बेसिकली आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन सब में उनको मेंटेन करके रखना होता है। अब अगर उन्होंने कुछ भी एसडीएफ में रखा है तो वो भी आपके एसएलआर में काउंट हो जाता है, लेकिन कैश रिजर्व रेशियो में नहीं ये काउंट होता है, सिर्फ एसएलआर में होता है। ठीक है, कई बार ना पूछ लेते हैं ये बैंक इतना डीप जाके क्वेश्चंस, तो इसलिए चीज़ें याद रखना। चलिए अब यहाँ इसमें क्या है, आपका कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये बेसिकली आपके जो भी ऑलरेडी अलाउड है कि वो आरबीआई का लैफ विंडो यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें आपका रेपो रिवर्स रेपो आता है ना, जो भी उसमें अलाउड है इंस्टीट्यूशन, वो आगे एसडीएफ के लिए भी अलाउड है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने देखो अभी ना 3 सर्वेज लॉन्च किए हैं, जिसमें ना अब वो कह रहे हैं कि हम ना चलो मॉनेटरी पॉलिसी में डिसाइड करते हैं। आपको पता है ना मॉनेटरी पॉलिसी आपकी बाई मंथली आती है, उसमें वो आपके इंटरेस्ट रेट्स देते हैं मार्केट के, है ना, जिससे मार्केट में इन्फ्लेशन को वो डील कर सके। अब उन्होंने कहा है हम ना रियल वर्ल्ड डेटा फीडबैक लेंगे, सिटीजन से जाके लेंगे कि आपको क्या लगता है, फिर उस बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे अगली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में कि इंटरेस्ट रेट चेंज करने हैं या नहीं। तो ये वो 3 सर्वेज करेंगे। वो क्या है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स। ये देखो ये ना ऑलरेडी कंडक्ट होते हैं सर्वे, अगर आरबीआई की वेबसाइट पे कभी गए हो ना तो ये ऑलरेडी होते हैं सर्वे, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि हम इनको यूज़ भी करेंगे। आपका जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड है, ये 19 मेजर सिटीज़ में कंडक्ट हो रहा है एंड इसमें फैमिली से बेसिकली पूछा जाता है आपके जो डेली के प्राइजेज़ हैं वो क्या हैं, आप अगले 3 महीने में आपको क्या लगता है, आपके एक्सपेक्टेशन क्या है, या 1 साल तक क्या है, वो पूछा जाता है। देन रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, इसमें आपके रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ को अक्रॉस 31 स्टेट्स एंड यूटीज़ वो सर्वे करते हैं। इसमें देखा जाता है विलेजेस या रूरल एरियाज़ में क्या उनकी इनकम है, स्पेंडिंग पावर है और जॉब अवेलेबिलिटी क्या है। देन अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, ये क्या है, ये बस आपका उल्टा हो गया कि इसमें सारा अर्बन का देखा जाता है और ये 19 सिटीज़ में कंडक्ट होता है। देन है ऑस्ट्रेलिया का जो लार्जेस्ट पेंशन फंड है ना, ऑस्ट्रेलियन सुपर, ठीक है, उन्होंने प्लेज किया है कि इंडिया में वो एडिशनल AUD $500 मिलियन पंप करेंगे। तो पहले भी उन्होंने दिया हुआ था, अब उन्होंने एडिशनल कमिटमेंट की है, क्योंकि देखो अभी हमारे ना जो प्रधानमंत्री हैं वो आपके ऑस्ट्रेलिया टूर, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड होकर आए हैं, तो
उन वहाँ पर काफ़ी सारी देखो डील्स होती है, तो उसी में ऑस्ट्रेलियन सुपर ने ये कहा है कि हम इंडिया का जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ना, उसमें ये पैसे डालेंगे। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक ने $890 मिलियन का पैकेज अप्रूव किया है फॉर इंडिया सोलर इनिशिएटिव पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये पैसे कैसे मिलेंगे? इसमें से देखो $820 मिलियन का लोन तो आपका जो वर्ल्ड बैंक का ही है ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक का ही आगे एक आर्म है, उसके थ्रू मिलेंगे। $60 मिलियन जो है लो इंटरेस्ट लोन मिलेगा फ्रॉम क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, एंड $10 मिलियन की ग्रांट मिलेगी, यानी ये लोन नहीं है, वापसी नहीं करना है, ग्रांट है फ्रॉम IBRD लिवेबल प्लैनेट फंड। ठीक है, चलो अब हम लोग पीएम सूर्य घर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। 2024 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च की थी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है? जिसमें आपके जो सेंटर है वो स्कीम बनाता है, थोड़ा फंड उनका रहता है, और बाकी पार्ट आपका कुछ स्टेट का भी रहता है, और इम्प्लीमेंटेशन स्टेट देखता है। देन एलिजिबिलिटी कौन है? कोई भी होम ओनर है, इंडियन होम ओनर है, जिनके पास एक वैलिड उनका मीटर होना चाहिए उनके नाम पे, और रूफ होनी चाहिए। तो रूफ का ना वो पूरा नापते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पे सोलर पैनल्स लग सकते हैं या नहीं, और किसी पुरानी स्कीम में वो ऑलरेडी सब्सिडी नहीं ले रहे होने चाहिए सोलर। देन इसमें क्या है, स्कीम के अंतर्गत बेसिकली ना सरकार सब्सिडी देती है अगर आप अपने घर पे ना वो लगाते हो ये सोलर पैनल्स। ठीक है, और इसमें क्या है, आपका बेसिकली आपको सब्सिडी मिलती है बेस्ड ऑन एवरेज मंथली पावर बिल्स एंड सोलर सिस्टम कैपेसिटी। तो आप देखो, अब देखो जो आप सोलर पावर आपके घर में बनेगी है ना, उसके यूनिट्स ना आप सरकार को देते हो, फिर सरकार आपको उसकी बेनिफिट देती है आपके बिल्स में। इसके साथ साथ आपके जो लोन्स है ना, अगर आपको सिस्टम इंस्टॉल करना है उसके लिए आप लोन लेते हो, तो उसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है, 7% है फॉर अप टू 3 किलोवाट का अगर आप लगाते हो। ठीक है, इसमें भी 60% सब्सिडी है अगर 2 किलोवाट का लगाते हो, 40% सब्सिडी आपको लोन पे मिल जाती है अगर आप 2 किलोवाट से लेके 3 किलोवाट तक का लगाते हो। और कंपोनेंट भी है, तो ना डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं स्कीम के। देन मॉडल सोलर विलेजेस भी एक कंपोनेंट है, जिसमें हर एक आपके पर डिस्ट्रिक्ट एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाता है स्कीम के अंतर्गत, टू शो के सोलर बेनिफिट्स इन रूरल एरियाज। इसके साथ साथ देखो रूरल आपकी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, रूरल लोकल बॉडीज़ हैं, उनको भी सरकार प्रेरित करती है कि आप ये लगवाएं। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज कौन है? नेशनल लेवल पे है, नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बनाई गई है। देन स्टेट लेवल पर आपकी स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज़ हैं, जो बेसिकली आपके डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ जो भी डिस्कॉम्स होते हैं उनको बनाया गया है। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना बहुत एक माइनर सा ना 1.42% का स्टेक सेल किया है अभी SBI फंड्स मैनेजमेंट में। ठीक है, अभी आपको पता होगा SBI फंड्स मैनेजमेंट का, अगर आप लोग मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हो तो अभी इनका IPO निकला हुआ है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो IPO से पहले इन्होंने थोड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि आपके लार्ज ना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ना थोड़ा स्टेक ये लोग अलग से देते हैं। ठीक है, अब आपका IPO इसका लॉन्च हुआ है अभी 11,700 करोड़ का। IPO बेसिकली क्या होता है? जब भी कोई प्राइवेट कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में अपने शेयर्स लेकर आती है ना बेचने के लिए, उसे हम IPO बोलते हैं। देन ये जो शेयर्स हैं आपके 574 रुपीज़ एक शेयर का प्राइस लगा के इन्होंने बेचा है। एंड IPO जो ये हो रहा है ना, ये इनका ऑफर फॉर सेल है, याद रखना। ठीक है, ऑफर फॉर सेल क्या होता है? जब ना आपकी जो कंपनीज होती हैं जिनका पहले उस प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट लगा होता है, जैसे कि इसमें SBI फंड्स मैनेजमेंट में आपका SBI और उनका एक फ्रेंच पार्टनर है अमुंडी, इन दोनों ने मिलके से लॉन्च किया था। ठीक है, अब ये दोनों मिलके अपना 10% बेसिकली स्टेक को IPO में दे रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, जो पैसा आएगा ना इनको, ये इस कंपनी में नहीं जाएगा, फंड्स SBI फंड्स मैनेजमेंट में जाएगा, वो अपना स्टेक बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं ये ले लो, वो कैश तो हम रखेंगे, मानो मैं अपने शेयर बेचती हूँ और कैश सारा मैं अपने पास लेकर जाऊँगी। ठीक है, कंपनी में नहीं छोड़ूंगी खुद, तो उसको हम ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। ठीक है, SBI फंड्स मैनेजमेंट के बारे में थोड़े जान लेते हैं। तो ये SBI की ही आपके SBI और उनका फ्रेंच पार्टनर मुंडी, उन्होंने मिलकर जॉइंट वेंचर खोला था। एंड ये क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो बेसिकली SBI म्यूचुअल फंड्स को आपके पूरा मैनेज करते हैं। 1992 में बनी थी। SBI और अमुंडी जो यूरोप का लार्जेस्ट फंड मैनेजर है, उनके बीच में ये जॉइंट वेंचर है। नेक्स्ट है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनर किया है अभी एक फिनटेक कंपनी जैगल के साथ, एक अपना अलग से को ब्रांडेड इन्होंने मिलकर एक रिटेल क्रेडिट कार्ड निकाला है।
ठीक है। ये जो आपका क्रेडिट कार्ड है वीज़ा रुपे दोनों नेटवर्क्स पर रहेगा वाया योर ZAC.money प्लेटफॉर्म। तो आजकल आपको पता है कि ये प्लेटफॉर्म पे भी क्रेडिट कार्ड्स आप स्वाइप वो करो, उसी के थ्रू आपका सब कुछ हो जाता है, UPI लिंकिंग भी हो जाती है, वो सब इसमें फीचर्स रहेंगे। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, UPI लिंकिंग, ठीक है, QR कोड स्कैन करो, रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे। एंड ये आपका AU स्मॉल फाइनेंस के बारे में जान लेते हैं। तो 1996 में स्टार्ट हुआ था ये बैंक, ठीक है। तब ये सिर्फ व्हीकल लोन देता था, है ना। और अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है और अब ये यूनिवर्सल बैंक भी बनना चाहता है। सोचो, एक व्हीकल लोन प्रोवाइडर से शुरू हुआ था ये, और 2017 में एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गए थे। हेडक्वार्टर्ड है जयपुर राजस्थान में, और इनके जो फाउंडर MD CEO हैं इस टाइम वो हैं संजय अग्रवाल जी। नेक्स्ट है PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। ये PMFME स्कीम है। इसने अभी एक बहुत माइलस्टोन क्रॉस किया है आपका कि 2 लाख स्मॉल फूड बिजनेसेस को ऑलरेडी स्कीम के अंतर्गत हेल्प की जा चुकी है लोन लेने में, एंड अनलॉक ओवर 20,300 करोड़ इन टोटल इन्वेस्टमेंट्स फॉर द फूड सेक्टर। इसके साथ साथ और भी अचीवमेंट्स देख लेते हैं कि 90% जो भी एंटरप्रेन्योर्स इसमें जिनको हेल्प की गई है वो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स थे, मतलब उनका कोई फैमिली बिजनेस नहीं था, और 44% बेनिफिशरीज आपकी विमेन है। स्कीम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2020 में लॉन्च हुई थी एज पार्ट ऑफ योर आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज स्कीम को देखती है। मेन गोल क्या है, आपके स्मॉल अनऑर्गेनाइज फूड बिजनेसेस जो भी हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, जो घरों से लोग चलाते हैं, उसको बेसिकली कॉम्पिटिटिव बनाना है, मार्केट में लेके आना है, पूरा फॉर्मल करना है। देन बजट है इसका 2020 से 2026 के लिए 10,000 करोड़ रुपीज़ का, एंड इसमें आपके 35% तक की सब्सिडी मिलती है ऑन द प्रोजेक्ट कॉस्ट, और मैक्सिमम मतलब 10 लाख तक की मिलेगी पर यूनिट, और या फिर 35% जो भी लोअर होगा, ठीक है। टू हेल्प पीपल सेट अप न्यू फूड बिजनेसेस और अपग्रेड देयर ओल्ड मशीनरी। एक और इसमें फोकस है स्कीम में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, के हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को चुना ही जाएगा पक्का से, मतलब उन्होंने कहा कि हम करेंगे टू प्रमोट पैकेज एंड सेल ऑन अ लार्जर स्केल। और स्कीम जो है बेसिकली आपके सीड कैपिटल यानी बिजनेस को शुरू करने के लिए कैपिटल भी देती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ट्रेन भी करती है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव, सबको हेल्प करती है अपना ब्रांड खड़ा करने में। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSME की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने अभी नया रूल निकाला है रिगार्डिंग योर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म देखो अभी पिछली क्लासेस में भी पिछले महीने हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको पता है कि देखो आपके बिल्स डिस्काउंट होते हैं, तो उन्होंने अब क्या कहा है कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है ना, उनको MSMEs के थ्रू जो भी वो सामान लेते हैं सारे बिल आपको ट्रेड्स के थ्रू ही सेटल करने हैं, ठीक है। ट्रेड्स क्या है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, RBI ने 2017 में लॉन्च किया था। इसमें क्या है, MSME कोई भी अगर गुड सर्विसेज देती है किसी भी लार्ज बायर को, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ट्रेड्स को यूज़ कोई भी कर सकता है, किसी भी बायर को अगर वो लार्ज बायर को देती है, उनको मंथ्स नहीं रुकना है पेमेंट के लिए, अपना इनवॉइस ट्रेड्स पे वो अपलोड करें, वहाँ बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिड कर लेते हैं। मानो 100 रुपये का इनवॉइस था तो बिड, एक बैंक कहेगा मैं 95 दूंगा, एक कहेगा 96 दूंगा, एक कहूँगा 97, जो आपको बेस्ट बिड लगेगी वो MSME ले लेगा और उसको तभी पैसे मिल जाएंगे। वो जो अमाउंट कम हो जाता है ना, मतलब 97 दिया, वो जो 3 रुपये है वो एक तरह से डिस्काउंटिंग हो गई, ठीक है। और जब डेट आएगी एक्चुअल में उस इनवॉइस के पेमेंट की, तो वो उस टाइम बैंक पैसे ले लेगा, वो पूरे पैसे ले लेगा, है ना। तो अभी के इंडिया में ना 5 ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपका बेसिकली ट्रेड्स रन करते हैं, RXIL, M1 एक्सचेंज, इनवॉइस स्मार्ट, C2 ट्रेड्स एंड DTX। अब नया रूल क्या है, इससे क्या हो जाएगा, देखो जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं इनको बिल्कुल टाइमली पेमेंट मिल जाएगी, क्योंकि अगर ट्रेड्स के थ्रू ही CPSEs ने करना है तो सब कुछ ऑलरेडी ट्रेड्स पे है ना। एंड इसके बाद इसको देखो अगर CPSEs करेंगे फिर प्राइवेट कॉर्पोरेशंस भी फॉलो करेगी। अच्छा, MSMEs को देखो इसमें जो लोन मिल जाता है ना, लोन ही एक तरह से डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, वो उसके लिए कोई भी कोलेटरल नहीं है, इनवॉइस डालो उस पर मिल जाएगा। एंड गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं उनको बेसिकली इससे ये भी होगा कि MSME बिल्स टाइमली पेड हो रहे हैं नहीं, एक चेक भी हो जाएगा। चलिए रूल्स कैसे कैसे आपके हुए हैं, आप क्या रूल लागू करते देख लेते हैं। तो 2018 में ना पहले क्या कहा था आपकी मिनिस्ट्री ने, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, आपको ट्रेड्स के थ्रू ही देनी है मैंडेटरी पेमेंट। 2024 में उन्होंने कहा कि जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर है, उनको भी ट्रेड्स के थ्रू करना है। अब जून 30 में उन्होंने क्या है, उन्होंने CPSE सेंट्रल PSCs को तो कहा है आपको तो सारी MSMEs के थ्रू करनी ही करनी है, ट्रेड्स के थ्रू ही करनी है MSMEs की पेमेंट। चलिए, प्राइम मिनिस्टर विल ऑफिशियली फ्लैग ऑफ इंडियाज वेरी फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पावर ट्रेन, ठीक है, यानी कि
इसका जो ईंधन है ना ये अब ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेगी। और ये इस ट्रेन में बेसिकली आपके 10 कोचेज़ हैं। इसे डेवलप किया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में लोकेटेड है। और ये ट्रेन आपकी जींद से वो फ्लैग ऑफ करेंगे, जींद से सोनीपत तक चलेगी हरियाणा में। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, तो ये बिल्कुल जीरो एमिशन फ्यूल है, ठीक है। इसमें क्या है आपके ये ना आपका कैसे बनाया जाता है, आपके वाटर को ना स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है, यूजिंग सोलर या विंड पावर। और जब हाइड्रोजन पर रन करेंगी ना ट्रेन्स तो उनका जो वेस्ट है वो सिर्फ वाटर वेपर एंड एयर निकलेगा, मतलब समझो कोई पोल्यूशन ही नहीं है। चलिए, ये हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज ना प्रोजेक्ट है रेलवेज़ का, जिसके अंतर्गत ये सब किया जा रहा है। 2023 में रेलवेज़ ने लॉन्च किया था। इसमें वो 35 हाइड्रोजन ट्रेन्स लॉन्च करेंगे, ठीक है, बेसिकली टूरिस्ट रूट्स पे। और हर ट्रेन को बनाने का 80 करोड़ रुपए की लागत है और ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए हर रूट के लिए 70 करोड़ की लागत लगेगी। नेक्स्ट है हेल्थ मिनिस्टर जेपी नाडा जी ने अभी फाउंडेशन स्टोन ले किया है फॉर इंडियाज फर्स्ट एवर सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च एट केलोंग इन दी लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो बेसिकली इसको ऑपरेट ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च करेगा, ठीक है। एंड ये सेंटर ना पूरा स्टडी करेगा कि इतने हाई टेम्परेचर पे बिल्कुल वहाँ इतनी देखो ठंड होती है, ह्यूमन हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट होता है, कैसे हमें उनको बचाना है। देन सेंटर आपके ड्रोन्स भी, बल्कि देखो ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दवाइयाँ दूर दूर, क्योंकि देखो वहाँ पहाड़ों में मुश्किल हो जाती है ना दवाइयाँ, तो ड्रोन्स के थ्रू दवाइयाँ जाएंगी। टेलीमेडिसिन यूज़ होगा टू ट्रीट पेशेंट्स एंड ये माउंटेन सिकनेस, क्लाइमेट सेंसिटिव डिजीजेस, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ, इस सब पर स्टडी करेगा। एंड ये जो सेंटर है ये आपका इन कोलैबोरेशन है विद इंडियन आर्म फोर्सेस, DRDO एंड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। चलो, ICMR जो है ना ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है एंड इंडिया की टॉप बॉडी है फॉर मेडिकल रिसर्च। हेडक्वार्टर्ड है ये न्यू दिल्ली में और इसे हेड करते हैं डॉक्टर राजीव भाल जी। नेक्स्ट है लखनपुर, जो आपका कथुआ डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू एंड कश्मीर के। वो इंडिया का फर्स्ट टाउन बना है, वन ऑफ द फर्स्ट, जहाँ पे सरकार ने अभी आपका स्ट्रीट फूड हब लॉन्च किया अंडर योर PM स्वानिधि स्कीम, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट का गोल क्या है, बेसिकली आपके ना बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज फूड क्लस्टर्स लॉन्च किए जाएंगे कई सिटीज़ में, और लखनपुर मार्केट पहली बनी है। इससे क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, वहाँ की जैसे डोगरा क्यूजीन है ना उस पर फोकस करके इन्होंने बनाया है। और हर जो अप्रूव्ड स्ट्रीट फूड हब है उसको 4 करोड़ रुपीज़ दिए जाएंगे। तो डिफरेंट स्टेजेस में आएंगे पैसे, जैसे स्टेज 1 30%, देन 50%, देन 20% देंगे, ठीक है। प्लस एक्स्ट्रा 25 लाख बोनस मिलेगा फॉर लोकल टाउन काउंसिल दैट हैव अ प्रॉपर स्ट्रीट वेंडिंग प्लान, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो गवर्नमेंट है ना आपके स्कीम में क्या हो रहा है, स्ट्रीट फूड हब एक कंपोनेंट है, उन्होंने PM स्वानिधि स्कीम के अंतर्गत लॉन्च किया है। इसमें 50 बनाए जाएंगे आपके हाइजीनिक स्ट्रीट फूड हब्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है, जहाँ पे पूरे आपके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो FSSAI के हैं वो फॉलो किए जाएंगे। देन उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंस किया है कि टाउन ऑफ भदरसा जो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है उसका नाम अब भरत नगर किया जाएगा, टू ऑनर द टाउन्स डीप स्पिरिचुअल हिस्ट्री एंड इट्स कनेक्शन टू द नियर बाय सेक्रेड साइड ऑफ भरत कुंड। तो देखो ये जो नाम है ना ये बेसिकली जो लॉर्ड राम के छोटे भाई थे भरत, उनके ऑनर में किया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, देखो जब लॉर्ड राम जी अपने 14 साल के वनवास पे गए थे तो तब क्या था कि जो भरत थे ना उन्होंने कहा था कि नहीं मैं गद्दी नहीं लूँगा, और उन्होंने ये कमाना चाहता है कि वो एक बहुत सिंपल सी साधारण सी उन्होंने लाइफ जी थी इन अ हट इन दिस एरिया, और ट्रेडिशनली उस एरिया को नंदीग्राम कहा जाता था। और वहीं से उन्होंने अयोध्या रूल किया था बाय प्लेसिंग लॉर्ड राम्स वुडन सैंडल्स ऑन दी थ्रोन। तो इसी के उपलक्ष्य में वो उन्होंने कहा है कि इसी चीज़ को हमें ऑनर करने के लिए वो नाम कर रहे हैं इसका भरतनगर। Next is central government has officially granted a geographical indication tag to the famous nearly 200-year-old जोधपुरी मोजरी क्राफ्ट, ठीक है। तो ये क्या है हमें पता ही है, वैसे तो जोधपुरी मोजरी हो सकता है सब नहीं देखी हो। एक लेदर फुटवेयर होता है, जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता है और फाइन लेदर क्वालिटी इसकी होती है, बहुत कलरफुल एम्ब्रॉयडरी, बहुत सुंदर सुंदर सी होती हैं। एंड ये जो शूज़ हैं ये बेसिकली आपके श्रीनगर जिंगर कम्युनिटी जिन्हें कहा जाता है वो आर्टिसंस बनाते थे। देन GI टैग के बारे में जान लेते हैं। तो एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है थ्रू ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। इसका पर्पस क्या है कि ऑथेंटिसिटी ना किसी भी प्रोडक्ट की बचाने के लिए कि हाँ स्पेसिफिक रीजन यही है, ये यहीं का ओरिजिनल है, इससे डुप्लीकेशन ऑफ फेक्स भी उसके बंद हो सके। इंडिया में टैग्स जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के अंतर्गत दिए जाते हैं और ऑफिशियल GI रजिस्ट्री जो है आपकी लोकेटेड है
चेन्नई में, जो ये देते हैं सर्टिफिकेट्स। एक बार जीआई टैग मिलने के बाद वो 10 साल तक वैलिड है और उसके बाद रिन्यू किया जा सकता है टू कीप प्रोटेक्टिंग दी लोकल आर्टिसंस। नेक्स्ट है, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी इनॉग्रेटेड अ न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन कोयम्बतौर, तमिलनाडु। तो ये जो है आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री जो है आपका कोयम्बतौर में, उसके अंदर बनाया गया है सेंटर। और इसमें क्या है, ये आपका यहाँ पे रिसर्च किया जाएगा, डेटा ट्रैक किया जाएगा, पॉलिसी क्रिएट की जाएगी अलग अलग टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड एनिमल्स। इसके साथ साथ इन्होंने नेशनल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट पोर्टल भी लॉन्च किया और एक नई रिपोर्ट टाइटल करंट स्टेटस ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट इन इंडिया एन ओवरव्यू, उसे भी लॉन्च किया। नेक्स्ट है टाइफून बावी जो है अभी जापान के को हिट किया है इसने। तो कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि टाइफून कहाँ आया। सो ये जो है आपका जापान को हिट करने के बाद, साउदर्न आइलैंड को उसके हिट करने के बाद अब चाइना की तरफ मूव कर चुका है। एंड ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन में बेसिकली ये स्टॉर्म आपका ओरिजिनेट हुआ है। कैटेगरी 5 है, यानी कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है इसकी एज पर योर सैफिर सिम्पसन विंड स्केल। नेक्स्ट है एक्टिव फॉल्ट लाइन पेजिन फॉल्ट, इट कुड थ्रेटन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन तिब्बत। तो ये जो फॉल्ट है ना, ये बेसिकली ना तिब्बत में देखो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे ना बहुत बड़ा एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ से बहुत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। एंड उसमें लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसके नीचे एक एक्टिव क्रैक है अर्थ की क्रस्ट में जिसका नाम है पेजिन फॉल्ट। और देखो जब ऐसे फॉल्ट होता है ना, बिल्कुल डैम की वजह से वहाँ पर आती है ना, उस पर प्रेशर पड़ेगा लैंड पे, अगर वहाँ फॉल्ट है तो उसकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी डैम की भी कहीं ना कहीं थ्रेटन होती है। और ये जो आपका है it is located in the eastern Himalaya region and is part of the large network of shifting underground fault lines। तो बेसिकली ना ये आपका क्यों बना हुआ है फॉल्ट, देखो आपको पता है ना इंडियन प्लेट है, यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है, तो दोनों ये मैसिव प्लेट्स के ना बीच में ये आपका फॉल्ट है। एंड देखो डेंजरस तो हो ही जाता है ना। और ये जो फॉल्ट लाइन है, इट हैज़ बीन मूविंग सिंस द अर्ली प्लिस्टोसीन एरा and shows strong active movement even today during our current geological era। चलो नेक्स्ट है, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन सौरव गांगुली जी जो हैं उनको ऑफिशियली इंडक्ट कर लिया गया इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और वो 12th इंडियन क्रिकेटर ओवरऑल बन गए हैं जो जिनको इंडक्ट किया गया है आईसीसी में। एंड 10th बने हैं मेल प्लेयर, ठीक है, टू रिसीव दिस अल्टीमेट लाइफ टाइम अचीवमेंट रिकॉग्निशन। तो कोई भी जो रिटायर हो चुका होता है ना इंटरनेशनल क्रिकेट से, 5 साल उनको हो चुके हैं, उनको फिर ये इंडक्ट करते हैं। देन 2026 विम्बल्डन चैम्पियनशिप आपकी अभी विम्बल्डन लंदन इंग्लैंड में हुई है। इसमें देख लेते हैं मेंस सिंगल चैम्पियनशिप आपकी जेनिक सिनर जी ने जीती है, इटली से हैं जो। देन विमेन सिंगल चैम्पियन बनी हैं लिंडा नॉस्कोवा जी जो चेक रिपब्लिक से हैं। विमेन डबल्स में गुओ हान्यू चाइना से और क्रिस्टीना मेलेडेनोविक फ्रांस से इन्होंने जीत हासिल की है। मेंस डबल्स में हैरी हेलियोवारा फिनलैंड से एंड हेनरी पैटन यूके से हैं, वो जीते हैं। मिक्स डबल्स में मार्सिलो एरेवेलो एल सैल्वाडोर से हैं और उनके साथ जेलिना ओस्टेपेंको लात्विया से हैं, इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट है 3rd इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल लीडर समिट, अभी आपकी मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया में हुई। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री वहाँ विजिट पे गए हुए थे। काफ़ी देखो एग्रीमेंट्स और सब साइन होते हैं, काफ़ी इनिशिएटिव्स किए जाते हैं। तो 18 आपके एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं विद प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज और ये सब मेलबॉर्न में हुआ है, समिट भी मेलबॉर्न में हुई है। चलो आपके आउटकम्स देख लेते हैं समिट के। सबसे पहले तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम देगा इंडिया को, ठीक है, और ये बेसिकली क्यों लेंगे, सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए देंगे टू फ्यूल देम। देन डिफेंस के केस में आपका जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन JDDSC दोनों कंट्रीज़ ने साइन किया है। इससे पहले ना 2009 का एक एग्रीमेंट था, उसको बेसिकली रिप्लेस इन्होंने अब इसके थ्रू किया है। देन इसके साथ साथ आपकी फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी है जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है, वो कैंपस खोलेगी बेंगलुरु में इंडिया में। देन विक्टोरिया यूनिवर्सिटी को भी अप्रूवल मिला है टू ओपन इट्स कैंपस इन गुरुग्राम हरियाणा। देन इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने ये भी कहा है कि वो कुछ एशियन स्कल्पचर्स हमारे वापस करेंगे, जैसे कि स्टोन के नंदी जी का स्कल्पचर है फ्रॉम 11th-12th सेंचुरी। देन एक ब्रॉन्ज का ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल का है फीचरिंग गॉडेस भद्रकाली जी फ्रॉम द 11th सेंचुरी एंड अ स्टोन स्कल्पचर ऑफ द 6-headed स्कंद जिन लॉर्ड
कार्तिकेय जी का फ्रॉम दी 12th सेंचुरी। नेक्स्ट है इंडिया एंड न्यूजीलैंड अपग्रेड टाइज टू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो दोनों कंट्रीज़ ने देखो अपना रोड मैप टू 2030 लॉन्च किया है। और क्या क्या बात हुई है, तो दोनों नेशंस ने कहा है कि हम अपना बायलेटरल ट्रेड को डबल करेंगे टू न्यूजीलैंड $7 बिलियन या फिर 35,000 करोड़ रुपीज़ बाय 2030। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड और इंडिया ने कहा कि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी करेंगे एंड विल वर्क विद इंडिया टू कीप इंडो पैसिफिक ओशन फ्री, ओपन एंड पीसफुल। देन न्यूजीलैंड ने इंडिया का ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस भी ज्वाइन कर लिया है। और इसके साथ साथ आपके कीवी फ्रूट एक्शन प्लान भी एक लॉन्च किया जाएगा दोनों कंट्रीज़ द्वारा। आपके 2 एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे इन नागालैंड एंड उत्तराखंड। और इसके साथ एक जॉइंट एक्शन प्लान आपका स्पोर्ट्स में भी साइन किया दोनों कंट्रीज़ ने, ठीक है। अब ना आपको एक बात याद रखना, अभी आपको पता होगा कि अभी कुछ टाइम पहले ही FTA हमारा न्यूजीलैंड के साथ साइन हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड ने 100% इंडियन एक्सपोर्ट्स को ड्यूटी फ्री कर दिया है और वहीं इंडिया ने 74% ऑफ इट्स ट्रेड लाइंस को ड्यूटी फ्री किया है फॉर न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है चित्कारा यूनिवर्सिटी जो पंजाब में लोकेटेड है, उन्होंने अपना एक नया इंक्यूबेशन सेंटर खोला है विच इज़ अटल इंक्यूबेशन सेंटर चित्कारा इंक्यूबेशन फाउंडेशन। इसके साथ साथ एक AIC प्राइड लैब भी खोली है टू सपोर्ट हाईटेक डीपली साइंटिफिक स्टार्टअप्स विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 करोड़ फॉर नेक्स्ट 5 years, ठीक है। तो ये इन्होंने आपके अटल इनोवेशन मिशन जो है ना उसके साथ कोलैबोरेट खोला है। और ये AIM को कौन आपका देखती है, नीति आयोग देखती है। और ये बेसिकली आपके एडवांस टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल एनर्जी, ड्रोन्स, इस सब में रिसर्च सेंटर करेगा। इसके साथ साथ इन्होंने एक अटल टिंकरिंग लैब सारथी पंजाब प्रोजेक्ट भी प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। इसमें बेसिकली आपके स्कूल किड्स को मेंटर किया जाएगा इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने 5 year के लिए MOU साइन किया है टू हेल्प इंडियन स्मॉल बिजनेसेस इंप्रूव देयर क्वालिटी एंड सेल टू लार्जर मार्केट्स। देन है डिजिटल भारत निधि, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड और BSNL ने आपके एक अडेंडम साइन किया है। तो पहले इनका ना एक एग्रीमेंट था, उसी का आगे इन्होंने साइन किया है टू ब्रिंग हाई स्पीड इंटरनेट टू रूरल पार्ट्स ऑफ गुजरात अंडर अ बजट ऑफ 5,629 करोड़ रुपीज़। चलिए अब डेज देख लेते हैं। नेशनल फिश फार्मर्स डे जुलाई 10 को मनाया जाता है हर साल। सबसे पहले 2001 में देखो ऑफिशियली सरकार ने इसको डिक्लेयर किया था, तो जुलाई 10 2001 में फर्स्ट टाइम इसे सेलिब्रेट किया गया। सिग्निफिकेंस क्या है इस डेट का, देखो इसी दिन ना 1957 में डॉक्टर हीरालाल चौधरी जी और उनके मेंटर डॉक्टर KH अली कोहनी जी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फिश ब्रीडिंग टेक्निक इन्वेंट की थी इंडिया ने और फर्स्ट इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की थी ऑफ मेजर इंडियन कार्प फिश। तो इसी चीज़ को उपलक्ष्य में उन्होंने ये दिन को स्थापित किया सरकार ने। और पर्पस क्या है इसका, टू अप्रिशिएट एंड रिकॉग्नाइज द हार्ड वर्क ऑफ फिश फार्मर्स, साइंटिस्ट एंड बिजनेसेस हु हेल्प ग्रो इंडिया सी फूड एंड फिशिंग इंडस्ट्री सस्टेनेबली। देन लास्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, हर साल जुलाई 11 को मनाया जाता है। 1990 में पहली बार बनाया गया था। 2026 का थीम है रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर। पर्पस क्या है, टू ब्रिंग ग्लोबल अटेंशन ऑन अर्जेंट पॉपुलेशन इशूज़। फाउंडर इसके कौन थे, तो गवर्निंग काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1989 में से इस्टेब्लिश किया था, तभी 1990 में पहली बार बना। देन फाइनली इसका ऑफिशियल रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने पास किया था 216 इन दिसंबर 1990। चलिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स की, चाहे आप उसका रेगुलेटरी बॉडी है RBI की कर रहे हैं, बैंक्स की कर रहे हैं, तो आपके लिए बिल्कुल केटर्ड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। सो बैंकर्स यूनिवर्सिटी का RBI ग्रेड बी सिलेक्शन सिस्टम है आपके RBI ग्रेड बी प्रिपरेशन के लिए, और बिगनर टू बैंकर कोर्स है फॉर बैंक PO प्रिपरेशन। और देखो दोनों कोर्सेज़ में आशुतोष सर आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हुए चलते हैं, आपके लिए बिल्कुल केटर्ड हैं, आपको क्या पढ़ना ज़रूरी है एंड बेस्ट ऑप्शंस हैं, एक ही जगह सब कुछ मिल जाता है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स गिवन हैं, आप जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। आपको कोई डाउट है आप हमें मेल करके पूछ सकते हैं, आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं।